मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। कल से भारत बंद है और ऐसा आह्वान सीपीआई माओवादी ने किया है। सीपीआई माओवादी के 85 लोग या कॉमरेड्स इन 2 महीने में शहीद हुए हैं डीआरजी पुलिस के साथ संघर्ष में। कई को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है, कई को जिंदा पकड़ने के बाद मारा गया है, किन्हीं का ही मानवाधिकार का सम्मान नहीं किया गया है। बहरहाल जो भी स्थिति है वो यही है कि कल से यानी कल 10 जून से पूरे भारत बंद का जो आह्वान माओवादियों ने किया है उसकी विकरालता को समझना अगर हो तो आज सुबह का खबर देख लें। आज सुबह एसपी को उड़ा दिया है। अपने 85 कॉमरेड्स को खोने के बाद सीपीआई माओवादी की तरफ से एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कि प्रेशर आईडी की चपेट में आने से कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे मारे गए। इस ब्लास्ट में अनुभागीय पुलिस अधिकारी कोंटा भानु प्रताप चंद्रकार और कोंटा थाना प्रभारी सोनल ग्वाला घायल हैं। यह ब्लास्ट आज सुबह 9-10 के बीच में हुआ था और इसकी पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी किया है। यह बार बार कहा जा रहा है कि यह एक युद्ध है और इस युद्ध में दोनों तरफ से जाने जा रही है। माओवादी लगातार शांति वार्ता की बात कर रहे हैं और इसकी मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों से भी लोग कर रहे हैं, भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि शांति वार्ता कीजिए। फिर भी मोदी सरकार भाग रही है, अमित शाह की गवर्नमेंट लड़ रही है और कह रही है कि हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। सुंदरराज ने भी इस बात को दोहराया है कि नक्सलियों का आखिरी दिन करीब है, हम बदला लेंगे। इस बदले कार्रवाई में कितनी बड़ी जानी जाएगी लोगों की, कौन कौन मारे जाएंगे, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो एक चीज़ जो साफ साफ दिख रहा है वो ये कि माओवादी कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़े हैं। उनके 1 साल के दरमियान लगभग 500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें बसवराज जैसे महासचिव के साथ साथ तमाम तरीके के अधिकारी उसके मारे गए हैं। माओवादियों के तमाम जगह पर उनकी शहादतें हुई है। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से सरकार बोल रही है कि माओवादी कमज़ोर पड़ गए हैं, कि उसमें भगदड़ मच गई है, कि अब वो सब भागने लगे हैं, इस एक आईडी ब्लास्ट में एएसपी की जान गई है। इससे साफ जाहिर हो गया है वो कहीं भागे नहीं हैं, वो कहीं डरे नहीं हैं, वे कहीं कमज़ोर नहीं हुए हैं। जिस तरह से 5 तारीख को 5 मई को 10-12 माओवादियों को पकड़ा गया है, जिसमें कि 7 माओवादियों को गोली से भून दिया गया है, पकड़ कर हत्या किया गया है। इसको लेकर के भी उठते रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आप अगर महासचिव मारे गए हैं उनके, आप कह रहे हैं कि माओवादी के अब कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं बचे हैं जो कि महासचिव का पद लेने के लिए तैयार हों, तो ये 10-12 माओवादी जा कहाँ रहे थे? बीजापुर नेशनल पार्क में जिस तरह से लोगों को गिरफ्तारी की गई है, फिर उनको अलग अलग मुठभेड़ करके मार दिया गया है। तो दरअसल ये सरकार झूठ बोल रही है, बार बार झूठ बोल रही है। जब मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब तक जनता की समस्याएं हल नहीं होगी तब तक आप माओवादियों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप गिनती पुरा सकते हैं, 10,000 5,000 मार सकते हैं। अंग्रेज़ों ने भी इसके पहले बहुत सारे लोगों को मारा था, जिसमें कि 20-20 हज़ार आदिवासियों को एक दिन में मारा गया। तो सवाल उठता है कि आप खून की नदी पर तैरना चाह रहे हैं तो कौन बचाए आपको? माओवादियों ने कल 10 जून से पूरे भारत बंद का आह्वान किया है और एक दिन पहले ही एसपी ब्लास्ट में मारे गए। कल क्या होगा कौन जानता है। ये एक बड़ी चीज़ है जिसे भारत सरकार को समझना चाहिए। वो देश के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। आप बॉर्डर पर लड़ सकते हैं, बॉर्डर पर जीत सकते हैं, लेकिन देश के अंदर की जनता पर आप बर्बर दमन, बर्बर हिंसा, फर्जी मुठभेड़, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं करके आप लोगों का मनोबल को नहीं तोड़ सकते हैं। इससे लोगों के अंदर और गुस्सा पनपता है, आप और ज़्यादा घृणित होते हैं, आप और ज़्यादा शर्मिंदित होते हैं। परिणामतः
आप खुद को कमज़ोर कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए। अगर माओवादी शांति वार्ता की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वार्ता में जाना चाहिए आपको। अगर आप वार्ता में नहीं जा रहे हैं तो आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आप मजबूत हैं, आप बहुत ही बलशाली हैं, आप वार्ता नहीं करेंगे। अरे वार्ता तो रशिया और यूक्रेन के बीच भी हो रही है। युद्ध नहीं रुक रहा है, वो अलग जगह पर है, लेकिन वार्ता तो चाइना और यूक्रेन के बीच भी हो रही है। पूरी दुनिया में वार्ता दौर चलता है। हमास और इजराइल के बीच वार्ता चल रही है। आप उससे भी कट्टर हैं, आप उससे भी ज़्यादा मैंने गए बीते हैं कि आप अपने ही नागरिकों के साथ वार्ता नहीं कर सकते। बेहद शर्मनाक है। ये सरकार का रवैया कहीं से भी मानवोचित और देश के लिए भला कहने वाला नहीं है। सरकार को वार्ता करनी चाहिए। आज जिस तरह से एएसपी की मौत हुई है, वो दिखाता है कि माओवादी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ना ही कहीं से कमज़ोर पड़ रहे हैं, ना ही उनके पास मुद्दे हैं। जिस मुद्दे के सहारे वो लड़ रहे हैं वो मुद्दे कहीं गए हैं। इन मुद्दों पर बात कीजिए, आप लगातार उनसे वार्ता रहिए, आप लड़िए अलग जगह पर, लेकिन वार्ता नहीं कर सकते अगर हैं तो आप लड़ भी नहीं पाएंगे। आप देश की जनता को लगातार मारते कुटते चलते फिरते बलात्कार करते आप उसको हरा नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि भले ही आपकी पार्टी में 4-5 महिलाएं काम कर रही हों, लेकिन माओवादियों के साथ में 70% महिलाएं काम कर रही हैं। और महिलाएं जहां काम करती है, यह उपस्थिति बतलाता है कि वो अपने आप को वहाँ महफूज ज़्यादा पाती हैं बनिस्बत आपके यहाँ सेना में भी महिलाएं भर्ती होने में समस्याएं होती है, पुलिस में भी भर्ती होने में महिलाओं की समस्याएं होती है, सरकारी पदों में महिलाओं की भर्ती होने में समस्याएं होती है। यहाँ तक कि सरकारी पार्टियों में भी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, उसके अंदर ही महिलाओं का भर्ती होने में बहुत समस्याएँ होती हैं, बहुत कम महिलाएँ जा पाती हैं। लेकिन माओवादियों के पास 70% महिलाएं अगर जा रही है, इसका मतलब है कि माओवादियों के बीच महिलाएं अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं, महफूज महसूस कर रही हैं। और अगर महिलाएं वहाँ महफूज कर रही हैं अपने आप को ज़्यादा, तो निश्चित तौर पर यह चीज़ें उसको और ज़्यादा बल देगा, उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, और यह तमाम चीज़ें सरकार को बैकफुट पर डालेगा। यह कहना कि आदिवासी क्षेत्र में ही दंडकारण्य क्षेत्र में ही माओवादी हैं और यहाँ ख़त्म कर देंगे, पूरे भारत से ख़त्म हो जाएगा। बासव राज के शहादत के बाद देख लीजिए, आप एसपी मारे गए आपके। आप कर क्या रहे हैं? आप क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? अपने ही लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज की खबर है, मैंने देखा कि जो शहीद हुए थे आपके, जिसको आप शहीद पुलिस बोल रहे हैं, उस पुलिस जो कि माओवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं या उनके आईडी ब्लास्ट में आकर के उड़ गए हैं, उनके परिजन दर दर भटक रहे हैं। आप क्या मिसाल पेश करना चाह रहे हैं? आपने बासव राज के मार दिया। बासव राज के माँ का स्टेटमेंट आपने सुना है? सुनिए उनकी माताजी क्या कहती हैं। उनकी माताजी कहती हैं, मेरा बेटा आम लोगों के लिए जिया, उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया, उसने लोगों के साथ सिर्फ अच्छे काम किए। जब 1997 में मेरे पति की मृत्यु हुई तो सैकड़ों पुलिस वाले हमारे गांव आए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा बेटा भेष बदल कर घर आएगा। तभी मुझे समझ में आया कि मेरा बेटा एक महान व्यक्ति है। अब जब वे मेरे बेटे के शव के साथ इस तरह का बदला ले रहे हैं तो मुझे और भी ज़्यादा समझ में आता है कि वह कितना अच्छा था। नंबला केशव राव या बासवराज जिनका नाम इनको है, उनकी माताजी भारतम्मा नाम उनका है, उनकी माताजी का, उनका ये बयान है। तो आप डरा नहीं पा रहे हैं लोगों को। आप बेशक 2 महीने में 85 लोगों को, माओवादियों को मार डाले हैं, शीर्ष से लेकर के अर्श तक के। आपने जो है फर्श तक के, अर्श से लेकर फर्श तक के, आपने विगत 1 साल में 500 से अधिक माओवादियों को मार दिया है। उनके ही लोगों को गद्दार बना करके, उनके ही लोगों को पैसा दे करके, फुसला करके। लेकिन उनका मनोबल टूटा नहीं है, वे और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। अगर बासव राज की मौत के बाद ये लोग डर गए होते, कमज़ोर हो गए होते, तो बीजापुर नेशनल पार्क में जिन 12-13 माओवादियों ने पकड़ा है, गोली से मारा है, वो वहाँ होते ही नहीं।
वो लोग भाग गए होते। फिर भी वो लोग वहाँ पर हैं, आए हैं, घूम रहे हैं इलाके में। कोई नहीं भाग रहे हैं, सभी अपने जगह मौजूद है, लड़ रहे हैं। और आपकी और उनकी हर शहादत रक्तबीज की तरह होता है, जो नए नए पैदा करता है, नए नए लोगों को उनके इस तरफ आकर्षित करता है। आप जानते हैं भगत सिंह को जब मारा गया था, फांसी पर लटका करके शहीद कर दिया गया उनको, उनकी शव को भी जला दिया गया था, लेकिन क्या भगत सिंह को अंग्रेज मिटा पाया? जिस आरएसएस के लोगों ने भगत सिंह की फांसी दिलवाने में मदद किया था, भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिया था, आज वह आरएसएस गद्दा सत्ता पर मौजूद है। और सत्ता पर मौजूद ये भगत सिंह के दुश्मन आज भगत सिंह के अनुयायी सीपीआई माओवादी अपने आप को बोलते हैं, उनके नेता बोलते हैं। वे लोग लड़ रहे हैं, उनको आप मार रहे हैं। आप कहीं से भी आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो कि माओवादियों के मनोबल को तोड़ सके, उनको डरा सके या उनको कमज़ोर कर सके। हर शहादत उनकी मजबूत करता है, और आपकी पुलिस की हर मौत आपको कमज़ोर करता है। आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जिस तरह से शहीद पुलिस वाले की माता पिता धरना बैठे हुए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, गृह मंत्री से मिलना चाह रहे हैं, नौकरी के लिए, पैसे के लिए भटक रहे हैं, क्या आपको लगता है यह आपको मजबूत बनाएगा? आप और ज़्यादा बदनाम होंगे, आप और ज़्यादा कमज़ोर होंगे। बेहतर है शांति वार्ता अपनाइए। सरकार को कहना चाहेंगे कि शांति वार्ता ही एकमात्र रास्ता है जहाँ पर कि आप शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। हिंसा से ना से आप लोगों को मार सकते हैं, उसको कुचल नहीं सकते, उसको कमज़ोर नहीं कर सकते, उसको डरा नहीं सकते। हर नए दिन लोग पैदा होंगे आपके जुल्म सितम के खिलाफ। आप जुल्म सितम बंद कर दीजिए, आप लोगों को अपना हक अधिकार दीजिए, आप लोगों को न्याय दीजिए, उनको रोज़गार दीजिए। रोज़गार की व्यवस्था सिर्फ पुलिस में ही भर्ती होना नहीं होता है। रोज़गार के मसला लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तमाम जगहें होती है। आप उनको रोज़गार दीजिए, कोई हथियार नहीं उठाएंगे, सभी शांति से जिएंगे। अगर आप ये चाहते हैं लोगों को रोज़गार भी ना दें, लोगों को जीने भी ना दें, उनकी महिलाओं की सुरक्षा भी ना होने दें, याद रखिए आप उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाइएगा। जिस तरह से आज आपके एसपी मारे गए हैं, एएसपी मारे गए हैं, कल कोई और मारे जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को भी बम से उड़ा दिया गया था, जो जेड प्लस सिक्योरिटी में थे, बच गए। इस संयोग की बात है, ना ही बच सकते थे। क्या सरकार का अहंकार इतना बड़ा है कि वो जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं? माओवादियों ने एसपी की हत्या करके साफ जाहिर कर दिया है, वो डरे नहीं हैं, वो भागे नहीं हैं, वो कमज़ोर नहीं हुए हैं। वे हर शहादत के बाद और मजबूत हुए हैं, मजबूत हो रहे हैं। अगर समझ में आए तो शांति वार्ता का रास्ता अपनाइए, देश को शांति से जीने दीजिए, लोगों को शांति से रहने दीजिए। आप और आपकी मनुस्मृति जिसके लिए आप वकालत करते हैं, ब्राह्मणवादी फांसीवाद जिसकी आप वकालत करते हैं, वह आपको कहीं का नहीं रहने देगा। वह इस देश की जनता कभी नहीं पसंद करेगी। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।